नमस्कार, मैं पंकज कुमार। बीपीएससी 70वीं परीक्षा को लेके जो मामला कोर्ट में लंबित था, हाई कोर्ट में लंबित था, उसको लेके जब हाई कोर्ट का फैसला आया और वो बिहार लोक सेवा आयोग के पक्ष में आया, तो इस बात को लेके जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि इस मुद्दे को लेके छात्रों को कोचिंग संस्थान और विपक्ष ने गुमराह किया है। छात्र बेहद सीधे साधे थे, उनको गलत बात को लेके गुमराह करके आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया है। सुनिए क्या कहते हैं नीरज कुमार। करिए तो जरा दीजिए तेजस्वी यादव जी, आपने यह कहा है परीक्षा पेपर लीक हुआ है इस वीडियो में, तो अगर लीक हुआ है तो उसका साक्ष्य क्यों नहीं दिया? आप हाई कोर्ट में इंटरवेनर क्यों नहीं बने? जमानत के लिए कोर्ट जाइएगा, इन बच्चों के भविष्य के लिए नहीं जाइएगा। आई कोचिंग संचालक साहब क्यों नहीं हाई कोर्ट में हस्तक्षेप किया? इंटरवेनर क्यों नहीं बने? अपनी संस्था के माध्यम से क्यों नहीं बने? हम ये जानना चाहते हैं आपसे। इसलिए पूरे तौर पर माननीय नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार जी का मतलब होता है रोजगार, नीतीश कुमार जी का मतलब होता है पारदर्शी तरीके से रोजगार मिलना, कोई भेदभाव नहीं, कोई दलाल और मक्कार नहीं, प्रतिभा के बल पर नौकरी हमने हर पंचायत तक पहुंचा दिया है। हमको किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। हर जगह हाई स्कूल अगर हमने खोला है तो हाई स्कूल अगर खोले तो शिक्षक बहाल किए। आज चौक चौराहे पर बेटी मिल रही है, ये नीतीश कुमार जी का राज है। और कहा गया कि नौकरी बिकता है, करोड़ों का सौदा हो गया है। अधिकारी नेता इन लोगों ने बंटवारा कर लिया है। अरे कलेजा में दम का नाम बताओ। फर्जी आरोप लगा रहे थे, हम लोग प्रतीक्षा में थे कि माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आ जाए। जो भी फैसला आएगा उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया देंगे। हर अपमान का घूट सह करके भी सहन करते रहे तथाकथित विपक्ष के फर्जी नेतागण जो राजनीति में फर्जीवाड़ा करते हो। हम पूछना चाहते हैं, आंगनबाड़ी सेविका का बेटा। लेकिन सवाल यहाँ पे सरकार से भी है कि जदयू प्रवक्ता ये कहना भूल रहे हैं कि 2005 से नीतीश कुमार की सरकार है और जब बिहार की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है, यहाँ शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता को लेके असर की रिपोर्ट आती है या और रिपोर्ट है वो एकदम ध्वस्त है, और राजधानी पटना में ही एक तरह से कोचिंग का साम्राज्य है जिसके दलदल में छात्र फंस जा रहे हैं। और आप जानते हैं इसके बावजूद जो कोचिंग रेगुलेटरी एक्ट है, कोचिंग को कंट्रोल करने के लिए एक्ट है, उस पर अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। आखिर यदि कोचिंग संस्थान के जाल में छात्र फंस गए हैं तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? बार बार पेपर में खबर आती है कि 80% कोचिंग संस्थान जो है उसको अपना वो प्रमाण पत्र नहीं, वो पंजीकृत नहीं है, बावजूद इसके उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये जानते हुए कि कोचिंग संस्थान के चंगुल में छात्र फंसे हुए हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आखिर कौन सी व्यवस्था ऐसी है जिसको लेके कोचिंग संस्थान छात्र को जकड़ लिए? को भड़काने का काम किया, कोर्ट ने इसे इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर माना, कहा यह गैर जिम्मेदार कदम है। ये माननीय उच्च न्यायालय कह रहा है। आंदोलन को राजनीतिक समर्थन मिलने की संभावना व्यक्त किया। कोर्ट ने कहा कि परीक्षा के सामान्यीकरण के बजाय छात्रों को आंदोलन में शामिल किया गया। कोचिंग सेंटरों ने अधिक लाभ कमाने की मंशा से रुपया कमाने के लिए इस आंदोलन का समर्थन किया और वह मीडिया में प्रमाण भी आ गया था, सोशल मीडिया में, कि एक तरफ बच्चों को आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा था, दूसरी तरफ जनरल स्टडीज के नाम पर मेंस की तैयारी के लिए आर्थिक दुकान भी खोल लिया गया।
आर्थिक दुकान खोल लिया गया था। तो माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि कोचिंग सेंटर ने अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से, और कोर्ट ने सख्त चेतावनी दी है माननीय उच्च न्यायालय ने कि अपने आचरण में कोचिंग सेंटर अधिक जिम्मेदारी बरतें, शिक्षा का व्यवसायीकरण रोकने की जरूरत। 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा को दोबारा कराने की मांग को अस्वीकार कर दिया। छात्रों से अनुरोध किया माननीय उच्च न्यायालय ने कि आप आंदोलन से दूर रहकर अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। भ्रांति फैलाकर परीक्षा को रद्द करने का प्रयास किया गया, कराने का। कोचिंग सेंटरों की व्यावसायिक मंशा छात्रों के हित पर हावी हो गया। आयोग और कोचिंग सेंटर छात्रों को पढ़ाई छोड़कर आंदोलन में धकेल दिया गया। अब मेरा सवाल है तेजस्वी यादव आपसे, राहुल गांधी आपसे, और जो लोग आंदोलन का समर्थन कर रहे थे, जिन बच्चों का नाम इस आंदोलन में पड़ा, वो मुदाले हो गए। बताओ किसको किसको लीगल एड दिया, कानूनी सहायता दिया उन बच्चों को। वो गरीब के बच्चे अगर जेल की सलाखों तक गए, जमानत पूर्व किया, श्वेत पत्र जारी करो किसको कितना मदद की हो और किस अकाउंट से मदद की हो। और दूसरा सवाल मेरा है कि वो तो मुदाले बन गए, अब उस बेचारा निरपराध हुआ। माननीय उच्च न्यायालय ने भी कहा कि उसको गुमराह किया गया, कोचिंग सेंटर के लोगों ने यह किया, तो दो अपनी कमाई का हिस्सा। जो तुम्हारे पास दौलत है बेशुमार, आपके पास, उस दौलत में से उन बच्चों को हिस्सेदारी दीजिए। वो बच्चे क्या करेंगे अब? वो अभ्यर्थी नहीं बन सकते, अभ्यर्थी कहीं नौकरी नहीं पा सकते सरकारी। प्रतिभा रहते हुए उनके साथ जो आपने व्यवहार किया और माननीय उच्च न्यायालय ने उस पर मुहर लगाया, तो गुनाहगार कौन है? और नौकरी के बदले जमीन लेने वाले भी तड़प रहे थे रात में, कि हम तो एकदम आ गए बेचैन होके। हालांकि आधे घंटा 1 घंटा में फरार बेचारे हो गए। बड्डे में जा रहा था। न्याय और न्यायालय के फैसले पर भी राजनीतिक टिप्पणी करते हैं, ये सही नहीं है। माननीय पटना उच्च न्यायालय में मामले थे, पटना उच्च न्यायालय ने सारे मामले को देखने के बाद अभी एक फैसले दिए हैं, लेकिन इस फैसले को आगे के कोर्ट में भी ले जाने की बात है। और आगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, चूँकि मामले पहले सर्वोच्च न्यायालय में गए थे, सर्वोच्च न्यायालय ने पटना हाईकोर्ट में ट्रांसफ़र किया था केस को। तो अब इस मामले पर जो छात्र संगठन हैं, जो छात्र के नेता हैं, उन लोगों ने कहा है कि हम लोग राय मशवरा करके आगे भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मामले को ले जाने का काम करेंगे, और उसके बाद अंतिम न्याय और न्यायिक प्रक्रिया से पहले इस तरह का जो परसेप्शन जनता दल यू के नेता और नीरज जी जिस तरह की भाषा बोलते हैं, ये कहीं से उचित नहीं है। नीरज जी, क्या ये सही नहीं है कि छात्रों के साथ बिहार सरकार अन्याय कर रही है? क्या ये सही नहीं है कि छात्रों पर पुलिस ने अत्याचार किया? क्या ये सही नहीं है कि बापू परीक्षा केंद्र में जिस तरह से जो वहाँ पर दृश्य देखने को मिला और जिस तरह से पैकेट फटे मिले, वहाँ पर क्वेश्चन आउट मिले, वहाँ पर छात्र अपने OMR सीट के साथ बाहर आ गए, तो क्या इसको अनियमितता नहीं माना जाएगा? अनियमितता करते हुए भी अगर आप लोग कहीं ना कहीं इस मामले को उचित ठहरा रहे हैं, तो ये आपकी सोच पर तरस आता है। आप किस तरह का सोच रखते हैं ये स्पष्ट होता है। जब BPSC ने अनियमितता मांगा, तभी तो बापू सभागार के परीक्षा केंद्र पर दोबारा परीक्षा ली गई, और जो एविडेंस छात्र के द्वारा प्रस्तुत किए गए उसको माननीय न्यायालय ने नहीं माना। लेकिन अगले
कदम के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के लोग जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय का जो अंतिम निर्णय आएगा उसके बाद ही राजनीतिक टिप्पणी किया जा सकता है। राजनीतिक टिप्पणी से कोई समस्या का हल नहीं होगा। आप इसका मतलब चाहते हैं कि छात्रों का भविष्य, अभ्यर्थियों का भविष्य बेहतर नहीं हो। सरकार का मतलब ये नहीं है कि सरकार अंतिम चीज़ पर ही सारी प्रक्रिया दे दे। इस तरह की बात कहीं से उचित नहीं है। बीपीएससी ने माना है कि धांधली हुई है, तो सरकार के स्तर से इस पर जो गंभीरता दिखानी चाहिए थी वो दिखाई नहीं गई, और कहीं ना कहीं छात्रों के जो सवाल थे, छात्रों के जो बात थे, उसको सरकार ने सुना नहीं। कह रहे हैं कि हमारे पास साक्ष्य है। एक ने तो इतना दुस्साहस करके कह दिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी बात हुई है, उन्होंने अपने प्रधान सचिव को निर्देशित कर दिया है। अरे कौन है यह गुनाहगार जो बिहार में प्रश्न पत्र लीक होने की बात कर करके बिहार के नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है? ये राजनेता हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं, अशांत पार्टी वैनिटी वैन वाले हैं, कंबल वाले हैं, निर्दलीय हैं। हम सवाल जानना चाहते हैं इन तमाम नेताओं से, अगर आप अभ्यर्थी के पक्ष में थे, आप हाई कोर्ट में इंटरवेनर क्यों नहीं बने? हाई कोर्ट में इंटरवेनर नहीं बनना ही बताता है कि इस साजिश में ये सारे लोग शामिल थे। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने मेरी जानकारी के हिसाब से कुछ कोचिंग संचालकों को लीगल नोटिस भेजा। मुझे लगता है कि अब तक उन्होंने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। तो सच को आज किस बात का था? अगर आपके पास एविडेंस था, ब्रह्मांड खोल के ला रहे थे आप, तो आप हाई कोर्ट में इंटरवेनर क्यों नहीं बने और उन बच्चों की जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश किया? वो बेगुनाह बच्चे, उनका क्या दोष है? वो निरपराध। जब माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल थी, उस समय आंदोलन के लिए, जुलूस के लिए प्रेरित कर रहे थे, तो गुनाहगार तो आप माने जाइएगा। मुकदमे हो गए उन बच्चों पर। कौन होगा उस मां बाप ने श्रम कर करके उन बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा, और ये तमाम ये लोग अपने बहकावे में लाकर, जब माननीय उच्च न्यायालय के मामला न्यायिक क्षेत्र में था, सब जुडिस था, तो उन बच्चों को भड़काया क्यों आपने? और पूरे तौर पर मैं बता रहा हूं, पूरा घटनाक्रम इसका देख लीजिए जो मनीष जी ने आपको बताया। पहले फॉर्म के बारे में होता है प्रचार शुरू कि बहुत सारे छात्र छूट गए हैं। जब परीक्षा आयोजित होने के पहले नॉर्मलाइजेशन की बात होती है, 20-25 दिन यह बात चलता है, फिर मार्केट से यह बात खत्म हो जाता है, फिर जो ही परीक्षा आयोजित होती है फिर शुरू कर देता है, 2-3 दिन के बाद परीक्षा को रद्द करो। ये पूरे तौर पर एक खतरनाक साजिश थी बिहार के अंदर। माननीय उच्च न्यायालय ने टिप्पणी किया, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन आईना दिखाया ही निर्लज्ज लोगों को। जो निर्लज्ज लोग हैं, कहा है माननीय उच्च न्यायालय ने कोचिंग सेंटर और शिक्षा माफिया पर संदेह व्यक्त किया है। कहा है ये लोग मांग किया था कि सीबीआई जांच हो या किसी अन्य एजेंसी से। इन्होंने कहा कि कोर्ट ने इस संदर्भ में ठोस प्रमाण न होने के कारण इसको अस्वीकार किया। यह कहा माननीय उच्च न्यायालय ने, कार्यकारी न्यायाधीश, मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश और एक अन्य न्यायाधीश के डबल बेंच का फैसला है। कहा कि कोचिंग सेंटर वरदान है कि अभिशाप?
वरदान है कि अभिशाप है, जजमेंट में उन्होंने ये रिमार्क दिया, ऑब्जर्वेशन, और कहा कि शिक्षा का व्यवसायीकरण और नैतिकता की कमी, ये माननीय उच्च न्यायालय बोल रहा है। एक कोचिंग सेंटर वाला ही पढ़ाता समझे उसके बारे में, जो कह रहे थे बच्चों को भड़का रहे थे, और कहा कि कोर्ट ने कोचिंग सेंटरों को अधिक जिम्मेदार बनने की सलाह दिया। परीक्षा की तैयारी में छात्रों को कोचिंग सेंटर मालिकों ने आंदोलन के लिए प्रेरित किया। ये गुनाह आपके बारे में बताया कि आपने बच्चों के साथ ये गुनाह किया है। एक सवाल ये भी है कि जब बीपीएससी परीक्षा में अनियमितता के विरोध में छात्र लगातार सड़क पे थे और वो एक दिन नहीं 3 महीना चला, तो इस मामले को सुलझाने के लिए, पटरी पे लाने के लिए सरकार क्या कर रही थी? सरकार की ओर से कोई भी पहल नहीं की गई। यदि आप समझ रहे हैं कि छात्र को गुमराह किया जा रहा है, छात्र विपक्ष के और कोचिंग संस्थान के जाल में फंस चुके हैं, तो उनको सही मार्ग पर लाने के लिए सिवाय पुलिस के लाठीचार्ज के सरकार की ओर से कुछ भी नहीं किया गया। इन सवाल पे प्रवक्ता कुछ नहीं कह रहे हैं। यह बताइए, और अगर कोचिंग सेंटर की भूमिका संदिग्ध थी तो विपक्ष ने कभी उस पर सवाल क्यों नहीं उठाया? क्या विपक्ष कोचिंग संचालकों से जुड़ा हुआ है, भड़काने में जुड़ा हुआ था? जब माननीय उच्च न्यायालय ने परीक्षा में अनियमितता को अस्वीकार कर दिया, तो विपक्ष बगैर साक्ष्य के मुंह से राजनीति का पटाखा छोड़ रहा था। तो आप परीक्षा रद्द करने की मांग बिना अवलोकन किए हुए कैसे कर रहे थे? छात्रों को आंदोलन में शामिल होने के चलते उनकी तैयारी प्रभावित हुई है, उनका समय बर्बाद हुआ है, तो इसका गुनाहगार कौन, ये स्पष्ट करिए। देखिए, यहाँ 2005 से नीतीश कुमार की सरकार है, बावजूद बिहार में 0.06% यानी 74,175 लोग ही MBBS हैं, और 0.07% यानी 95,398 लोग के पास ही डॉक्टरेट या CA की डिग्री है। यही नहीं, अब तक 0.30% यानी 3,92,000 लोग ही इंजीनियरिंग की डिग्री ले पाए हैं। 0.58% डिप्लोमा ITI है, 0.82% PG है, और 6.11% सामान्य ग्रेजुएट है। 9.19% इंटर पास है। इंटर पास करने वाले में सवर्ण 14%, पिछड़ा वर्ग 10.69%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 7.95%, ST में 7.48% और SC में 5.76% है। ये आंकड़ा बिहार में हाल ही में जातिगत सर्वे जो हुआ था उसके हवाले से। तो यहाँ शिक्षा का इस तरह से बुरा हाल है। तो ये विपक्ष पे आरोप या कोचिंग संस्थान के जाल में फंस गया है छात्र, ये सही भी है। और जब आप जान रहे हैं कि कोचिंग संस्थान के जाल में फंस गया है, तो जो कोचिंग संस्थान है उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है, कोचिंग रेगुलेटरी एक्ट को लेके क्या किया गया है, यहाँ पे जिस तरह से खबर आती है उसको लेके आपकी सरकार की ओर से क्या पहल की गई है, ये सवाल तो बनता ही है कि क्या विपक्ष कोचिंग सेंटरों के समर्थन में राजनीति कर रहा है? क्या ये परीक्षा प्रक्रिया में दखल देकर समाज में भ्रम का वातावरण पैदा कर रहे हैं? और विपक्ष सिर्फ राजनीति के लिए छात्रों का इस्तेमाल कर रहा था, अब मुंह में लौंग रख लिए हैं, इलायची। बोलिए, माननीय उच्च न्यायालय ने जो कोचिंग संचालकों की भूमिका पर सवाल खड़ा किया है, उस पर विपक्ष की राजनीतिक पार्टियों का नजरिया क्या है? हम न्यायालय के फैसले पर उनसे प्रतिक्रिया नहीं मांग रहे, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने कोचिंग के बारे में गैर जिम्मेदाराना रवैया, इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर, उनको लीगल एड नहीं दिया जाना, इंटरवेनर नहीं बनना, यह बताता है कि कोचिंग संचालकों के जो खतरनाक मंशा थी
उसकी मुट्ठी में विपक्ष कैद हो गया। सवाल काटा गया। किस किस स्टेट को एग्जाम्पल दे करके वो टैग करने की कोशिश की गई, लेकिन जब बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे 5 दिसंबर 2024 को नोटिफिकेशन आया कि परीक्षा होने का, सेम डेट, सेम तिथि और स्थान, वो कहीं भी 2 डेट नहीं था, 2 तिथि नहीं थी, 2 समय नहीं था, तो फिर नॉर्मलाइजेशन जैसी कोई बात नहीं थी, वो वहीं पे खत्म हो गया। फिर 6 तारीख को बवाल क्यों सड़क, 7 तारीख को बवाल क्यों सड़क, क्यों विधि व्यवस्था को खराब करने की कोशिश की गई। ये सारा षड्यंत्र, सारी कोशिश विपक्ष के द्वारा हमारी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई थी, क्योंकि हमारी सरकार